स्वागत है आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में। संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स की बुक में मिल जाएगा, सेकंड यूनिट में। अगर आप कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो आपकी हो सकता है अदर किसी भी यूनिट में हो, लेकिन ये जो यूनिट है ये है CRSU MDU के सब्जेक्ट सिलेबस में। जो भी सिलेबस मैं लेकर चल रही हूँ वो MDU और CRSU का है और सेकंड यूनिट में ये टॉपिक गिवन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या किए गए थे, संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए थे बच्चों की शिक्षा को लेकर, डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा को लेकर और सामान्य बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 टू 1986 में विकलांग बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए थे, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट है ये आपकी। तो 1986 और 1968 के बीच में क्या क्या प्रोविज़न हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं शिक्षा में, और डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1968 से पहले शिक्षा थी कैसी, पहले किस तरह की शिक्षा का प्रावधान था, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कोठारी आयोग या फिर मुदालियर आयोग, आपने पढ़ा है बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की बुक में। तो वही शिक्षा नीति है ये, और इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, जो कोठारी आयोग थी उन्होंने 64 टू 66 में अपने सुझाव दिए थे शिक्षा को लेकर कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था। तो कोठारी आयोग ने जो अपने सुझाव दिए थे 1964 टू 66 में, तो उसी के बिहाव पर जो उन्होंने सिफारिशें रखी, फिर 1968 में इन्होंने जो भी अपनी सिफारिशें दी थी वो लागू कर दी गई थी पूरे देश में, राज्यों में। जो भी इन्होंने कहा था कि शिक्षा का पैटर्न इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद 1986 में क्या हुआ कि जो 68 में कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और 86 में थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो जो प्रावधान किए गए थे शिक्षा को लेकर 1968 में, तो उनमें कुछ चेंजेस करने की मांग उठ रही थी जनता के द्वारा। सरकार का भी एक अहम भूमिका है इसमें। सरकार भी चाहती थी कि जो पैटर्न हमने 1968 में अपनाया है वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो, अपडेट हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनका यही मोटिव था। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, 1968 और 1986 क्या किस तरह की शिक्षा नीति है, तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है बीएड फर्स्ट ईयर पर और बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है। तो उन वीडियो का, उस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है ये, बस ये लगा लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो जो सिफारिशें दी थी उनमें एक सिफारिश ये भी थी कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनकी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनको किस स्कूल में किस तरह की शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। तो उस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको पता है कि कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी थी, उसके बाद 86 में क्या क्या चेंजेस आए, क्या अपडेट हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में थी वो क्या थी और 86 में क्या थी वो देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, नीति में मतलब इस शिक्षा नीति में ग्रामीण और शहरी कॉलेजों में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये इनका मानना था। पहली NPE 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी, और जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 86 में, तब थे राजीव गांधी। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, तब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के कार्यकाल में ये शिक्षा नीति लागू की गई थी, और किसकी सिफारिशों पर लागू की गई थी, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर लागू की गई थी। ठीक है, तो जो शिक्षा नीति लागू हुई थी 1968 में, उसको अपडेट किया गया 1986 में। ठीक है, फिर कोठारी कमीशन जो 1960
64/66 ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि असमर्थ बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने का उतना ही अधिकार है जितना कि सामान्य बच्चों को। ठीक है, तो जो कोठारी कमीशन था बहुत ही अहम भूमिका है इनकी जो जो सिफारिशें थी, बहुत सारी सिफारिशें मान ली गई थी और इन्होंने ही कहा था अपनी रिपोर्ट में कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रोवाइड करने का, ग्रहण करने का उतना ही हक है जितना कि नॉर्मल बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इस आयोग ने असमर्थ बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। इनके द्वारा दी गई सिफारिशें 1968 में लागू की गई। 1968 की शिक्षा नीति में असमर्थ बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की बात की गई थी। अब ये देखिए एकीकृत शिक्षा क्या है, हमने पहले पढ़ ली कि एकीकृत शिक्षा क्या है, जिसमें सामान्य बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एकीकृत शिक्षा की बात की किसने, कोठारी आयोग ने, और इनकी जो सिफारिशें थी वो कब लागू हो गई थी, 1968 में इनकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। ठीक है, इनके अनुसार सामान्य बच्चों के साथ असमर्थ बच्चों को भी शिक्षा दी जाए। तो इनका मानना था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं एक ही क्लास में पढ़ें, उनका अधिकार है, क्योंकि जो बिल्कुल ही कम डिसेबल्ड हैं वो इस लायक हैं कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा डिसेबल्ड है बच्चा, कोई बिल्कुल सुनाई नहीं देता, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, या फिर जो बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड बच्चा है, उनके लिए आप अलग से स्कूल खोल दीजिए। लेकिन अगर जो नॉर्मल डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको चलने में दिक्कत है तो उनके लिए आप व्हील चेयर का प्रबंध उनके लिए कर सकते हो। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल में जा सकते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए हम एकीकृत शिक्षा लेकर आएंगे। ये थी कोठारी आयोग की सिफारिशें। ठीक है, देश में विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के सिद्धांत हैं ये। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका कि जो देश में स्पेशल एजुकेशन देने के जो जो सिद्धांत थे या फिर जो इनकी सिफारिशें थी वो क्या क्या हैं, वो इस वीडियो में हम इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट था इनका भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। तो कोठारी आयोग ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था। तो हमारे भारत में क्या कौन सा सूत्र लागू हुआ था, एक तो हम हिंदी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, दूसरी हम कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, सांस्कृतिक भाषा हमारी हो सकती है, या फिर अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग, अपने राज्य के अकॉर्डिंग हम तीसरी भाषा को चुन सकते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था, और सबसे ज़्यादा मेन फोकस इन्होंने इसी बात पर किया था, भाषा डेवलपमेंट पर। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। उसके बाद इन्होंने कहा है सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर हो। इन्होंने सिफारिश की कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के। इनका सुझाव था कि ग्रामीण, पहाड़ी और या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची है वहाँ तक भी शिक्षा पहुँचाई जाए। इनका ये मोटिव था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं अगर किसी दूर दराज के एरिया से नहीं आ सकते तो हमें उसी एरियाज़ में स्कूल खोलने चाहिए, इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ सकता है पढ़ाई करने के लिए, तो उनको जो स्कूल ओपन हुए हैं, एकीकृत जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल का ये दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि सभी को एक ही स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल उनको एडमिशन दे। ये ना कह दे कि आप डिसेबल्ड हो, हम अपने नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनको ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर सके। सभी में समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अपॉर्चुनिटी पढ़ाई की मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बात किया शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव। इन्होंने कहा है कि जो पढ़ाने की जो विधियां हैं, जो पढ़ाने के मेथड है वो भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के जो मेथड होंगे वो चेंज होंगे तो क्या होगा, जो डिसेबल्ड बच्चे आए हुए हैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी अपने मेथड्स को चेंज करना होगा, और जो भी नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ भी हमें मेथड्स को चेंज करना होगा, ताकि हम दोनों बच्चों को साथ में लेकर चल सकें। ये नहीं कि हम बोल दें डिसेबल्ड बच्चों को कि आपके लिए मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा टॉपिक, पहले मैं नॉर्मल बच्चों को करा दूं। नहीं, टीचर्स को ऐसे मेथड्स यूज़ करने होंगे, ऐसे टेक्निक्स यूज़ करने होंगे कि डिसेबल्ड बच्चे को और नॉर्मल बच्चों को टीचर साथ में लेकर चल सके। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण किस तरह का होना चाहिए। अब जब नॉर्मल स्कूल में डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो टीचर भी उनके लिए स्किल्ड होने चाहिए,
ट्रेंड टीचर उनके लिए होने चाहिए, बिकॉज जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो नॉर्मल टीचर हो जाते हैं, पढ़ाने के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें स्किल्ड टीचर चाहिए, ट्रेंड टीचर चाहिए, जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो नॉर्मल स्कूलों में भी हमें उन टीचर्स को बुलवाना चाहिए, मतलब उस स्कूल में उन टीचर्स के लिए हमें ज्वाइनिंग करवानी चाहिए, ताकि डिसेबल्ड बच्चों को किसी तरह की कोई जो प्रॉब्लम है वो ना हो सके नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन लेने में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जोर दिया है नारी शिक्षा पर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एजुकेशन लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही नहीं है, बल्कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेल्स को। इसलिए इन्होंने कहा है कि मेल और फीमेल को साथ में शिक्षा दो, साथ में उनको एजुकेट करो, और महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का जितना कि अदर कास्ट को है। अदर मतलब पुरुषों को जितना अधिकार है उतना सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए, लड़कियों को मिलना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को हमें जागरूक करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो लड़कियों को भेजे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, मतलब उस टाइम पर होते थे कि वो ये समझते थे कि नहीं, लड़कियों का काम पढ़ाई करने का नहीं है, उनका काम सिर्फ घर पर काम करने का है, घर पर जितना भी काम है बस वो काम कर ले, वो काफ़ी है उनके लिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को भी शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए, उन्हें भी एजुकेटेड हम बनाएं, और उनके पेरेंट्स को हम मोटिवेट करें, उनको भी जागरूक करें कि भाई लड़कियों को भी आप जो शिक्षा है वो ग्रहण करने के लिए स्कूल में भेजें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की है विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए। जो बिल्कुल गूंगे बहरे मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल खोले जाए। तो अलग स्कूल की भी इन्होंने डिमांड की, किसके लिए? गूंगे बहरे या फिर जो बिल्कुल ही मंदबुद्धि बच्चे हैं, जिनका IQ लेवल बिल्कुल ही लो है, 25 से भी कम जिसका IQ लेवल है, उनके लिए इन्होंने बात की है, अलग से स्कूल हम खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि पूरे देश में 10th +2 +3 का पैटर्न लागू हो। कोठारी आयोग ने कहा था कि पूरे देश में ये पैटर्न लागू होना चाहिए। उससे पहले मुदालियर आयोग आया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था, और उन्होंने सिर्फ माध्यमिक शिक्षा पर ही अपना पैटर्न बताया था। तो इन्होंने माध्यमिक जो शिक्षा का जो कार्यकाल बताया है वो बताया सिर्फ 7 साल का होना चाहिए। लेकिन कोठारी आयोग आया, इन्होंने कहा नहीं, ये पैटर्न नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो कोठारी आयोग है, इन्होंने तीनों स्तर पर बात की है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर भी, कि जो स्तर हैं उनके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा जो बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 क्या हुआ। 1968 में तो जो कोठारी आयोग ने शिक्षा नीति अपनी जो सिफारिशें दी थी वो लागू हुई थी, और क्या क्या सिफारिशें थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि जो 1986 में जो इन्होंने दी थी अपनी सिफारिशें जो लागू हुई थी, उसको अपडेट किया गया था 1986 में, और कुछ नहीं, अलग से कोई समिति नहीं बनाई गई थी। सिर्फ इनकी जो सिफारिशें थी या जो इन्होंने शिक्षा नीति को लागू किया था, एक बार उसकी जांच की थी, इसकी समीक्षा की थी, और उसके बाद इस नीति को इन्होंने अपडेट किया था। ठीक है, तो जो 1986 में इन्होंने बताया है कि 1986 की नीति के बाद 1968 की शिक्षा नीति के बाद 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। 1968 शिक्षा नीति के आधार पर अपडेट करके 1986 वाली नीति को लागू कर दिया गया। जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नए राष्ट्रीय नीति के विकसित करने को इन्होंने लागू करने की घोषणा की कि भाई हमें देश में या फिर हमारा जो देश है उसके लिए हम एक ऐसी शिक्षा नीति को लेकर आए जो आने वाला जो समय है उसके लिए भी यूज़फुल हो। ठीक है, सिर्फ अभी को हम नहीं देखकर चल सकते, बल्कि आगे आने वाला जो टाइम है हमें वो भी देखना होगा कि 21वीं सदी किस तरह से होगी, और जो आने वाला टाइम है उसके बच्चे किस तरह से होंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा नीति बनानी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद मई 1986 में इसको लागू कर दिया गया था। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 23 कार्यदलों का गठन किया था। तो कितने कार्यदल थे इसमें, इस शिक्षा नीति को देखने के लिए, लागू करने के लिए, जो 1986 में अपडेट हुई थी, इसको भी देखा गया था। तो 23 कार्यदल थे, उसमें कौन कौन से थे? ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ
और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल थे। मतलब अलग अलग जो विषय रखे गए थे, मैथ भी है, साइंस भी है, उनके व्यावसायिक शिक्षा को लेकर भी उनके सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ थे और उन्होंने देखा कि जो विषय हैं वो किस तरह से होने चाहिए। इन्होंने असमर्थ विकलांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों की शिक्षा को और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। 1986 में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान या फिर मिड डे मील जैसी योजनाएं भी चलाई गई। तो 1986 में नवोदय विद्यालय चलाए गए, केंद्रीय विद्यालय चलाए गए और जो सर्व शिक्षा अभियान है या फिर मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं, ये भी कब लागू हुई थी, मतलब कब इसकी योजना पर विचार किया गया था, ये किया गया था 1986 में। ठीक है। उसके बाद बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए जिससे सामान्य और असमर्थ बच्चे आगे चलकर अपना व्यवसाय चुन सके। तो बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग व्यवसाय संबंधी विषय भी चुनने का अधिकार था और उनको अपने आप ही इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी जैसे वो बच्चे अपने व्यवसाय को चुन सके। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे आते थे, कृषि बच्चे करते थे, पशुपालन करते थे या फिर कुटीर उद्योग में, इस तरह के इन्होंने जो व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया ताकि बच्चे आगे चलकर अपना व्यवसाय चुन सके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है असमर्थ विकलांग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करना। अब जो विकलांग बच्चे थे, जो असमर्थ बच्चे थे, उनको स्कूल भेजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे थे उनको तो भेजा जाता था, लड़कियों को भी कम ही भेजा जाता था, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको नहीं भेजा जाता था स्कूल में। जो सोसाइटी है वो भी यही कहती थी कि ये डिसेबल्ड हैं, ये अपंग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, पढ़ेंगे कैसे, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। तो पेरेंट्स क्या है, डिमोटिवेट होते थे उनकी बातों को सुनकर, या फिर वो खुद भी यही सोचते थे कि ये बच्चे पढ़ने के लायक नहीं हैं। तो एक चुनौती ये भी थी कि उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करे ताकि बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। ठीक है। अब हमने ये तो लागू कर दिया कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए हम एजुकेशन देंगे, लेकिन अगर बच्चे ही स्कूल में नहीं आएंगे तो हम एजुकेशन देंगे किसको? तो पेरेंट्स को, सोसाइटी को हमें इस तरह से मोटिवेट करना है ताकि बच्चों को वो स्कूल में भेजें। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित हो। इन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस, जो करिकुलम बच्चों का हो, वो इस तरह से हो कि बच्चों पर बोझ ना बने और बच्चे इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए प्रेरित हमें करना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हमें इस तरह से योजनाएं बनाएं ताकि वो सहसम्मति से बिल्कुल शांति के साथ अंतर्राष्ट्रीय में अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सके या फिर उनके साथ कम्युनिकेट कर सके अपनी लैंग्वेज को लेकर। जो त्रिभाषा सूत्र चलाया गया था, जो हिंदी है, इंग्लिश है और जो अदर कोई लैंग्वेज है, जो भी बच्चा अपने राज्य के अकॉर्डिंग ले सकता है। तो अगर बच्चा इंग्लिश सीखेगा तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश बोली जाती है, तो कम्युनिकेशन होगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो युवा पीढ़ी है उनको हमें एजुकेट करना चाहिए ताकि आगे चलकर विकास हो सके, देश का भी हो और बच्चों का भी हो। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है देश के विभिन्न संस्थाओं के बीच नेटवर्क व्यवस्था स्थापित की जाए। जितनी भी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं उनके बीच नेटवर्किंग, मतलब उनके साथ, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। मतलब उनके पढ़ाई को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या पैटर्न होना चाहिए, आपने क्या पैटर्न चलाया हुआ है या फिर आपने किस तरह के मेथड्स यूज़ किए हुए हैं या फिर आपने कौन सी शिक्षा नीति किस तरह से लागू की हुई है। तो ये सब जो है कनेक्शन होना चाहिए अलग अलग संस्थाओं का आपस में, ताकि ये ना हो कि कोई संस्था किसी तरह से अपनी शिक्षा को प्रोवाइड करा रही है, कोई अपने ही तरीके से शिक्षा को दे रही है बच्चों को। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के स्वीकृता को अवसर प्रदान करना चाहिए अपनी पसंद की शिक्षा को जारी रखने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो काम कर रहे थे, औद्योगिक धंधों में काम कर रहे थे, जो बच्चे श्रमिक थे, तो इन्होंने कहा है कि उनके लिए हमें उनके अनुसार उनको शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब उनकी जो इच्छा है, जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको भी हमें उसी तरह से शिक्षा जो है देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षा को स्वीकार करना। इन्होंने तो ये कह दिया कि हमने तो जी सुझाव दे दिए हैं एकीकृत शिक्षा के लिए, अब सरकार को भी इस पर एग्रीमेंट देना चाहिए। सरकार को भी ये मानना चाहिए कि जो एकीकृत शिक्षा है वो ठीक है बच्चों के लिए और इसकी जो है मान्यता देनी चाहिए सरकार को। ठीक है।
उसके बाद इन्होंने कहा है शारीरिक मंदबुद्धि अपंग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने पर साथ या फिर सहयोग होना चाहिए। किसका? स्कूल का भी होना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए। सरकार पॉलिसीज बनाएगी, नियम कानून बनाएगी, तो विद्यालयों को, स्कूलों को भी, इंस्टीट्यूट को भी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कराने ही पड़ेगी, ठीक है, अगर सरकार कानून बनाती है तो। उसके बाद इन्होंने कहा कि पूरे देश में समान पाठ्यक्रम लागू हो, असमर्थ बच्चों के लिए भी समान तरह से लागू होना चाहिए। तो इन्होंने बिल्कुल पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम को लागू करने की बात की है, एक ही शिक्षा नीति को लागू करने की बात की है, और जो भी नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक ही स्तर में, एक ही क्लास में जो है शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गए इनके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर क्या क्या हो। सो सेलिएंट फीचर क्या क्या होने चाहिए इनके, वो देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इनकी विशेषता, जो इनका उद्देश्य है या फिर कुछ भी मोटिव लगाकर चलिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ही पक्ष पर बच्चों को शिक्षा या फिर एक ही पक्ष पर डेवलपमेंट हमें नहीं करना है, बल्कि बच्चों को सर्वांगीण चहुमुखी विकास बच्चों का करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को लागू करवाया जाए, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा दी जाए। इन्होंने मातृभाषा पर बहुत जोर दिया है। इनका कहना है कि जो प्राथमिक स्तर होता है बच्चों के लिए, जो प्ले स्कूल होता है, जो नर्सरी केजी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो जिस इन्वायरमेंट से आते हैं उस लैंग्वेज में बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। इसलिए उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, मदर टंग में हमें एजुकेशन देनी चाहिए ताकि बच्चे बहुत जल्दी सीख लें। इन्होंने कहा लागू भी हो गया, लेकिन अब तक अप्लाई नहीं हुआ है किसी भी स्कूल में। मुझे नहीं लगता कोई स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन प्रोवाइड कराता हो। सभी इंग्लिश पर फोकस करे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव ना हो, सभी को समान शिक्षा मिले, इनका कहना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनका कहना है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो पिछड़ा वर्ग है, उन बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने का उतना ही अधिकार है जितना अदर कैटेगरी के बच्चों को है, ठीक है। और इन्होंने एक बात पर और भी जोर दिया है कि जो जैसे कोई एरिया ऐसा है अनुसूचित जाति जनजाति का, अगर उसी वर्ग के टीचर्स को हम लेकर आए शिक्षा में और उसी वर्ग के शिक्षक को हम ट्रेंड करें ताकि उसी वर्ग में, उसी एरिया में बच्चों को वो एजुकेट कर सके, क्योंकि दूर दराज के एरिया ऐसे होते हैं, पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं कि बच्चों को नहीं भेजते स्कूल में उनके पेरेंट्स। तो इन्होंने कहा कि हम वहीं पर सुविधाएं अगर बच्चों के लिए कर दे तो बच्चों तक जो एजुकेशन है वो पहुँचाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात किया कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। जो विभिन्न स्तर हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, उनमें क्या होना चाहिए, शिक्षा में चेंजेस लेकर हम आएंगे ताकि बच्चों में उनके माइंड के हिसाब से या फिर उनके एबिलिटी के हिसाब से बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं पाठ्यक्रम में, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, सिलेबस में, सब्जेक्ट में बहुत चेंज होते रहते हैं, वो इसी आधार पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा स्कूल की तरफ बच्चों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मतलब स्कूल की तरफ से बच्चों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा स्कूल में आता है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता है, तो स्कूल की ड्यूटी बनती है कि भाई उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं अपने स्कूल में, जो बच्चे हमारे स्कूल में आए हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक NPE 1968 और 1986। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और आप अगर इसके बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कोठारी आयोग पढ़ सकते हो। लास्ट वीडियो जो मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बनाई हुई हैं, ये जस्ट उसी का पार्ट है। जो सिफारिशें इन्होंने दी हैं बहुत सारी शिक्षा को लेकर, अलग अलग कैटेगरीज़ को लेकर, तो उसमें एक कैटेगरीज थी कि विकलांग बच्चों को किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। तो बीएड सेकेंड ईयर में इन्होंने ये टॉपिक डाल दिया है। अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने जो लाइक हैं वो भी दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि जो चैनल है वो ग्रो कर सके। उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो घर पर रहिए, बस सुरक्षित रहे और अपना ध्यान रखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।